किंग रहने वाले हैं या आप किंग मेकर बनने वाले हैं 2025 के चुनाव? पहले तो किंग मेकर बनेंगे, उसके बाद किंग भी बनेंगे। सरकार बनेगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो किंग मेकर भी बनेंगे और किंग भी बनेंगे। यानी कि बात हो गई है। आप इसका टेंशन मत लीजिए। आप नहीं चाहते कि एक निषाद मल्लाह का बेटा, गरीब पिछड़ा का बेटा, जिसके बिहार में अपनी खुद की 11% वोट हो, जो 37% वोट आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेके जो चलने वाला व्यक्ति हो, आप नहीं चाहते कि एक मल्लाह का बेटा बिहार का डिप्टी सीएम बने? हम तो चाहेंगे आप मुख्यमंत्री बनो। मुख्यमंत्री तो बस आप बने। शुभकामना बनाए रखिए। हम दोनों भाई एक डिप्टी सीएम बनेंगे और एक सीएम बनेंगे। तो हो सकता है आप सीएम भी बन जाए। नहीं, अभी देखिए, हमारे गठबंधन में सबसे बड़े दल है राष्ट्रीय जनता दल, और सबसे ज़्यादा सीट पर वही लड़ेंगे और बहुमत से सरकार बनना है। तो निश्चित तौर पे अभी इतना बड़ा पूंजी नहीं है कि हम एक सीएम का दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पूंजी जरूर है कि 2 नंबर का कुर्सी एक मल्लाह का बेटा जरूर होगा। आपने सीएम का ऐलान तो कर दिया कि वो बनेंगे अगर आपकी सरकार बनती है। कांग्रेस पार्टी ऐलान क्यों नहीं कर पा रही फिर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बड़े पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और वो रोड चलते चलते कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। उनके लिए बहुत एक व्यवस्थित व्यवस्था है, उनकी कार्यकारिणी है, वहाँ पे सारे डिस्कशन होते हैं और उसके बाद वो पॉलिसी बना के और जनता के बीच में लेके आते हैं। तो समय आएंगे तो उसके बीच में वो भी डिसीजन लेंगे। इससे पहले भी उन्होंने 2020 में डिसीजन लिए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 2020 में, और कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया सीएम के चेहरे पे उनको प्रोजेक्ट करके। तो इस बार भी सब चीज़ सीट का एडजस्टमेंट हो जाए, कौन सीट कहाँ से लड़ेंगे, कितने सीट पर लड़ेंगे, और उसके बाद मेरा मानना है कि ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं, ना किसी का अभी तक कोई ये है कि आवेदन है कि हमें बनना है। एक हो कि आवेदन हो तो फिर उस पर विचार होगा, ऐसा भी नहीं है। तो निश्चित निर्विरोध हमारे जो गठबंधन के लीडर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी 16 दिन राहुल गांधी बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में आप भी साथ थे। ये सवाल ये उठता है कि बार बार आखिर ये क्यों जरूरत पड़ रही है? आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तेजस्वी जी को भी आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन जो पार्टी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, न राहुल गांधी कभी कुछ बोल रहे हैं सीएम को लेकर, डिप्टी सीएम की तो बात दूर है। तो फिर ये चीज जो है वो क्यों पर्दे के पीछे है, वो क्यों ढका हुआ है? ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछेगा, उनकी पॉलिसी क्या है। और ये सवाल 2020 में भी उठा था और एक ही दिन में इस सवाल पे विराम लगा था यही मोरिया होटल में। शायद उस समय में मैं गठबंधन से बाहर भी निकल गया था। तो जब उस समय में निकल गए थे आप। हाँ, उस समय में जब राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी मान लिए तो अभी भी मानेंगे। इस बीच में ऐसा कोई नहीं है कि कोई बड़ा कोई आगे आ गया और या राष्ट्रीय जनता दल से बड़ा कोई पार्टी आ गए, ठीक है। तो अभी भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना तरीका है और वो क्यों नहीं कर रहे, क्या है नहीं है, वो जिसका बेहतर जवाब वही देंगे। मेरे पार्टी के तरफ से क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी मान रहे कि अगला हमारी सरकार बनेंगे, बहुमत आएंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और मेरा सवाल है कि डिप्टी सीएम या सीएम तभी कोई व्यक्ति बनता है जब उसकी स्थिति मजबूत होती है, धरातल पर वो मजबूत होता है। खैर 10-11 साल में अपनी स्थिति आपने मजबूत कर ली है। अब मुकेश सहनी कौन है ये सारे लोग जानते हैं, मुकेश सहनी की ताकत क्या है ये सभी लोगों को पता है। लेकिन मुकेश सहनी कितनी सीटों पर आखिर चुनाव लड़ेंगे कि तेजस्वी यादव आराम से कहेंगे, राहुल गांधी आराम से कहेंगे जाइए आप डिप्टी सीएम बन जाइए? देखिए, इस गठबंधन में कोई छोटा दल नहीं है, कोई बड़ा दल नहीं है, सब सहयोगी है। और ये बात मान लीजिए कि बिहार में किसी एक दल, चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन का हो, कोई एक दल अपने बहुमत से सरकार नहीं बना रहा। सब एक दूसरे के सहयोग से सरकार बनाएंगे और अभी तक बनते आ रहा है। पिछले 20 सालों से अगर देखिएगा तो इसी तरीके से सरकार बन रहा है। तो यहाँ पे सीट कितना हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये बात की बात है जी, लेकिन हमारी सरकार बनेगा तो 1 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी जी होंगे, 2 नंबर कुर्सी पर एक मल्लाह का अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। बस ये कंफर्म है। रहा कि हमारी पार्टी है तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े जी। कांग्रेस वो भी चाहेंगे कि ज्यादा सीट लड़े, आरजेडी भी चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े। ज्यादा से ज्यादा 243 सीट है। 243 में हम सबको ये बात पता है कि इसको खींच के हम 300 या 400 नहीं कर सकते। 243 में ही एडजस्टमेंट होना है और सभी पार्टी को खुद को पता है कि मेरे मसल में कितना ताकत है
और उस अनुकूल गठबंधन में चाहेंगे कि हमको जगह मिले। जैसे हमारी मार्च महीने में ही हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी ने डिसीजन लिया कि हम अगला आगामी चुनाव में गठबंधन में सरकार में हमारी आती है तो डिप्टी सीएम का चेहरा होगा हमारे नेता, और दूसरा कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यह एक पार्टी का ब्लू प्रिंट ऑलरेडी हमने निकाला है, रोड मैप निकाला है, और हम इच्छा रखते हैं कि 60 सीट पर लड़े। लेकिन हमारा गठबंधन बना हुआ है और गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कमेटी में अध्यक्ष है, और कमेटी के अंदर में ही डिस्कशन होना है तो कि ये पूरा जो सीट शेयरिंग का जो सिलसिला है ये जारी है मगर अब तक ऑल इज वेल, और कब तक अंत हो जाएगा? 80% हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है कि 5-6 दिनों के अंदर में हमें 100% कर लेना है। उसके बाद एक हम पॉलिसी के तहत, कि जैसे राजनीति का एक अपना एक पॉलिसी होता है, उसके तहत हम लोग चाहेंगे कि जनता के बीच में 15 तारीख तक हम लोग घोषणा कर ले या 25 तारीख के बाद करें, क्योंकि राज्य में आचार संहिता लगने से पहले, और ये भी आप मान लीजिए कि एनडीए से पहले हम लोग कर लेंगे। एटलीस्ट कम से कम सीएम, डिप्टी सीएम, कौन दल कितने लड़ेंगे, इसकी जानकारी हम लोग को उम्मीद करते हैं कि हम एनडीए से पहले कर लेंगे। हमारे इधर कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। आज आप जाके देखिए, आप हमसे सवाल करें कि राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बोल रहे कि सीएम के लिए, लेकिन बीजेपी के इधर जाके देखिए, क्या अमित शाह जी या मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा अगला मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद नीतीश जी होंगे? जहां पे तो सटल है, जहां ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन और उनके लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश कुमार जी। तो लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह जी का भी पिछले अगर आप देखेंगे तो बयान सुने होंगे कि समय आएगा तो हम बताएंगे। उनको तो पहले खुले मन से बोल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे। तो हमारी भी गठबंधन का पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन पर सवाल इसलिए उठता है और उसके पीछे की वजह आप हैं, आप अन्यथा इसको नहीं लीजिएगा। 2020 का समय आपको याद होगा, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हमेशा उस समय भी आप हेलीकॉप्टर पे घूमते थे, और ये तय था कि तेजस्वी यादव अब भाई बिहार के अगले मुख्यमंत्री वही होने वाले थे। लेकिन ऐन चुनाव से पहले जिस तरीके से आपने रोल बैक किया, जिस तरीके से आपने कहा कि मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया गया, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कई सारी बातों को कहा, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को भी एक टीस तो जरूर है कि भाई इनकी वजह से, मुकेश जी की वजह से मैं सीएम नहीं बन सका। अब ये यही सवाल उठता है, जनता भी पूछना चाहती है, जो आपके विरोधी हैं वो भी संशय में रहते हैं, जो आपके समर्थक हैं वो भी संशय में रहते हैं कि भाई मुकेश सहनी अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर कहीं वही वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। देखिए, आपने सही कहा कि पिछली बार हमें जाने के वजह से वो सीएम नहीं बने, वो टीस उनको अभी भी है, और ये टीस हमको भी है कि अगर उस समय हम साथ रह जाते तो हम भी डिप्टी सीएम होते, वो सीएम होते जी। तो जो गलती पिछली बार तेजस्वी जी की, तो आपको लगता है कि वो गलती फिर से करेंगे या वही गलती हम करेंगे? क्योंकि नई एक जगह नहीं रहने के कारण वो भी सीएम नहीं बने, हम भी डिप्टी सीएम नहीं बने। और जिनके साथ गए तो वो तो अजगर साहब के बराबरी है। जिनके साथ गए उनको 74 विधायक बना के दिए, उनकी सरकार बना के दिए, उसमें हम सिर्फ मंत्री बने, और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना, मुख्यमंत्री बने। हम अगर समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार शपथ नहीं लेते। तो ये सब होने के बाद भी वहाँ पे हमको मिला क्या? हमारे विधायक को खरीद लिया। तो हम वहाँ से अभी हट के यहाँ पे हैं, और कोई हम लोगों का आपस में विवाद नहीं है। वो एक समय था, गलती हो गया, दोनों आदमी से जल्दीबाजी हो गया, और ना वो उसको याद रखे ना हम याद रखे। अगर वो याद रखते तो 2024 में हम लोग गठबंधन नहीं करते। और गठबंधन जब कर लिए हैं, और उनको भी पता है कि मुकेश सहनी गलत जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उनको मालूम है कि गलत अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बीच मझधार में वो भी अटक जाएंगे और हम भी अटक जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अब मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं? नहीं, बिल्कुल ही जैसे नहीं। पहले कहा जाता था कि रामविलास पासवान है। नहीं, मुझे वो मौसम वैज्ञानिक का उपाधि नहीं चाहिए। हम संघर्ष करने वाले हैं, और जिनके साथ होते मजबूती से संघर्ष करते हैं, सत्ता का बेगर परवाह किए हुए। मेरे पास तो था ना, हम मंत्री तो ऑलरेडी बन चुके थे। मैं अगर मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करता तो आज भी मैं मंत्री बना रहता। आज भी मैं उन लोगों से कंप्रोमाइज करने के लिए चला जाऊँ तो कल मेरे पास पावर आ जाएगा। तो हम पावर के पीछे नहीं जाते हैं, हम पावर लेना चाहते हैं, लेकिन वो पावर से समस्या का हल होना चाहिए। हमारा मानना है जिस कुर्सी पर हम बैठे, उस कुर्सी पर बैठकर न्याय अगर कर सकते हैं तो उस कुर्सी पर बैठो। अगर नहीं, न्याय नहीं कर सकते हो गरीब पिछड़ा का, तो उस कुर्सी पर लात मार देना चाहिए। मोदी जी, मगर आपकी बात लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, मगर मोदी जी का कहना है, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जात नहीं है इस देश में। जात है तो महिला का जात है, किसानों का है, पिछड़ों का है, बट वो इंडिविजुअल जात पे नहीं जाते। बट आप मानते हैं मगर कि क्या बिहार में अभी भी लोग
जाति को देखकर ही वोट डालते हैं, और क्या ये एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? ये मोदी जी से आपको पूछना चाहिए, जो क्लास से पढ़ के आए हैं ना, उनको ये चीज़ समझाने की जरूरी है। मोहन भागवत जी को समझाने की जरूरी है कि देश में जात नहीं है, और खत्म कर देना चाहिए ना। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, आज उनके पास पावर है, बहुमत है, उनको खत्म कर देना चाहिए। भाई ये किनके पास है? अगर वो मान रहे कि देश में जात नहीं तो खत्म करना चाहिए। हम भी मानते हैं, हम इंसान हैं और हमें इंसानियत के तहत रहना चाहिए। फिर क्यों जात ढूंढ के कोई शादी कर रहा है? और जात बनाया किसने? जात बना के 2000 साल से एक गरीब पिछड़ा दलित को पशु के समान समझने वाला जो लोग है कौन? और ये मेरा कोट नहीं है, मोहन भागवत जी ने भी पिछले कुछ महीना पहले उन्होंने कहा था कि हम लोगों को नजरिया बदलना चाहिए गरीब पिछड़ा दलित के प्रति। उनको 2000 साल से हम लोग उसको पशु समान मान रहे थे, अभी हमको उनको इज्जत देना चाहिए। वो खुद मान रहे इसी बात। तो जात बनाया किसने? किसने हमारे हाथ से छुआ हुआ पानी नहीं पी रहे थे? इसने किसने ऐसी सोच बना रहा है? किसने हमें पढ़ने लिखने से रोका? किसने हमें चप्पल पहन के किसी के दरवाजे से गुजरने के लिए रोका? तो इसने बनाया किसने? खत्म कर देना चाहिए। सभी जाति धर्म में आपस में शादी ब्याह होना चाहिए, कोई जात ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जाति सर्टिफिकेट बनना नहीं चाहिए, और मोदी जी इसको खत्म कर देना चाहिए। मुझे एतराज नहीं है, खाली बोलने से नहीं ना होगा। डायलॉग फिर तो वही होगा, फिर शाहरुख खान सलमान खान के जैसे डायलॉग बोल के निकलो भाई। आप तो खुद बॉलीवुड में हाँ, तो हम इसलिए हम कह रहे हैं ना, ये सिर्फ डायलॉग डिलीवरी नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मैं उनके लिए समर्थन में हूँ कि वो देश में जितने भी जाति है सबको अनलिस्टेड कर दे कि जाति कोई नहीं है। लेकिन आप ही के और सबसे ज्यादा जाति और धर्म का अगर कोई राजनीति इस देश में कर रहे हैं तो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जाति समाप्त कर देना चाहिए, उनको पहल करनी चाहिए। फिर आप भी तो जाति की राजनीति करते हैं, सन ऑफ निषाद, तो सीना ठोक के कहते हैं, हम कर रहे निषादों हैं। की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं कह रहे? मोदी जी पहली बार आए, बोले अति पिछड़ा का बेटा हूं मैं, तेली समाज का बेटा हूं। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो और आप इतना छोटा बात कीजिएगा। और हम तो कह रहे हैं, हम तो बॉम्बे गरीब परिवार में जन्म लिए, 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गए, वहाँ मेहनत किए, मजदूरी किए, 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहे थे। संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी हासिल मैंने किया और मैं एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे लोग बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया। मैं यहाँ पार्टी बनाने के लिए नहीं आया था, राजनीति करने के लिए नहीं आया था। एक सिचुएशन बना, हमने तो 2014 में कदम रख के अपने समाज के लिए काम कर रहा था। एक सिचुएशन 18 में जाके लगा कि जो काम हम देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं या राज्य के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पहुंचने के लिए पैसे की जरूरी नहीं है। उस जगह पे पहुंचने के लिए वोट की जरूरी है। वोट है तो वहां पहुंच सकते हैं। तो हमने 2018 में पार्टी बनाया और आज हम उस जगह पे पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करके अपने समाज को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है। हम चाहते हैं कि बिहार में भी उनका हो और उनका जो घर में जो तकलीफें हैं वो दूर हो। तो लक्ष्य आपका स्पष्ट है और इस राह पे आप चल रहे हैं। शुभकामनाएं आपको देते हैं। चुनाव जो है निकट है, भविष्यवाणी करना हो तो कितनी सीटें आएंगी? देखिए, देश के जनता जो है मालिक है, हमारे राज्य के जनता मालिक है, और इस पर हमें जनता पे भरोसा है। इस बार हम लोगों को क्योंकि हम केवट के वंशज हैं और नाव हमारे पास है, कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे, और ये नाव इस बार मेरे पास है। और मुझे जनता पे पूरा विश्वास है, जनता हम लोगों को पार लगाएंगे और कंफर्टेबल बहुमत हम लोगों को मिलेगा और मजबूती से सरकार हम लोग चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलते चलते एक छोटा सा मेरा सवाल है। 2014 में आप लगातार अमित शाह जी के साथ दिखे, 20 में लगातार तेजस्वी जी के साथ दिखे, फिर बदलते रह गए, फिर अभी उन्हीं के साथ दिख रहे हैं। इन 11 सालों में बिहार की राजनीति कितनी बदली है? मुकेश सहनी कितना बदले हैं? और क्या कुछ आपने अपने अंदर सुधार किया है? और कैसे देख रहे हैं इस बार की ये जो चुनावी समर है, इसे कैसे देख रहे हैं? कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, बदलाव तो समय समय पे होते रहता है। जिस समय हमने पैर रखा, और बीच में नहीं, एक बार हम बीजेपी के साथ 2020 में गए, उससे पहले संगठन के सामाजिक तौर पे उनके हमने मदद किया था। उन्होंने वादा किया था रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिए। तो हमारी पार्टी बनने के बाद हम महागठबंधन के साथ है, सिर्फ बीच में 20 में हम कुछ समय के लिए बीजेपी के साथ गए। तो उससे सीख यही है कि धीरे धीरे हमारा मसल पावर गांव में लोगों के पास जा रहा है, एक परसेप्शन जा रहा है। अभी यात्रा में भी आपने देखा होगा
कि किसी पार्टी से कम हमारा समर्थक रोड पे नहीं उतरा और हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी हमारा समर्थक रोड पे मजबूती से रहा। लोग भी धीरे धीरे समझने लगे। इससे यही है कि अभी आने वाले समय में हम लोग अभी विचार से राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ पावर के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम पावर इसलिए चाहिए कि समाज में बदलाव हो। अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सरकार बनाएंगे। और रहा कि पेशेंस के साथ अभी हम लोग रहें। पिछली बार जो गलतियां हुआ कि छोटा सा चीज़ के लेकर हम लोग एक दूसरे को रिएक्ट किए, वो इस बार ना करें। और बदलाव, पहले नीतीश कुमार जी बिहार में 2005 में सरकार बनाए, लालू जी को हटाना था तो जनता ने उनको चुना। 2010 में उन्होंने बिहार में काम किए, जिसके वजह से 2010 में जनता ने उनको चुना। 2015 में परिस्थिति में वो सीएम बने और 2020 में भी परिस्थिति में सीएम बने हैं। और अभी तो ऐसा है कि नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ हो चुका है। ये बिहार के हर गांव में जनता को पता चल चुका है कि नीतीश जी अभी अस्वस्थ हो चुका है। सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। और जब सरकार चलाने के लिए संविधान में जगह है कि जनता वोट देंगे और जनप्रतिनिधि सरकार चलाएंगे। तो बिहार के जनता को पता है कि ब्यूरोक्रेट जो है भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, लॉ एंड ऑर्डर में कहीं पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस बार जनता का मन बन चुका है कि हम लोग महागठबंधन को वोट देकर जिताएंगे। तो आपका दावा है कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं और इस वजह से भी जनता उनको नकारेगी। चलिए देखते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई है। चुनाव तो आ ही गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सैनी जी हमारे संग जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां मुकेश सैनी जी के लिए। सर, मैं आग्रह करूंगी आप मंच पर बने रहिए। हिमांशु जी और राकेश जी को बुलाना चाहूंगी। वहीं आगे हम अपने खास मंच पर एक खास मेहमान को बुलाने वाले हैं। बिहार की मिट्टी से निकला एक ऐसा कलाकार जिसने रंगमंच की गलियों से अपना सफर शुरू किया और आज भोजपुरी सिनेमा की पहचान बन चुका है। अवधेश मिश्रा जी हमारे बीच में मौजूद है और कुछ ही क्षण बाद उनसे कुछ खास बातचीत की जाएगी। थिएटर से निकली उनकी आवाज पर्दे